तो स्वागत आप सभी का। क्या है कांग्रेस का ये विजय संकल्प और इसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी, करेंगे इस पर बात। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते चले जो आ रही है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वापस ले ली है। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है और पूर्वोत्तर राज्यों पर यूनुस के बयान के बाद यह एक्शन आया है। लगातार बांग्लादेश में भारत विरोधी जो अभियान चल रहे थे, तो अब भारत ने भी एक्शन का दौर लगता है कि शुरू कर दिया है। और भारत ने इसके तहत जो पहला एक्शन लिया है कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वापस ले ली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि बाकायदा कर दी है। तो क्या अब वो दौर शुरू हो गया है कि भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने के मूड में आ गया है। हाल में यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के बड़े बयान दिए थे। This was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. तो ये आप इस वक्त जो सुन रहे थे, रणधीर जायसवाल एमईए के प्रवक्ता, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि कंजेशन की वजह से, भीड़ ज्यादा होने की वजह से ये ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को वापस लिया जा रहा है। ये भी समझिए कि ट्रांसशिपमेंट की सुविधा क्या है। ट्रांसशिपमेंट की सुविधा का मतलब कि भारत और बांग्लादेश आपस में अपने पोर्ट को साझा करते थे अपने आयात निर्यात के लिए और कारोबारों के लिए, लेकिन अब ये सुविधा भारत ने वापस ले ली है। राजेश सिन्हा साहब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राजेश जी, ये क्या बांग्लादेश पर हम लोग लंबे समय से बातें करते रहे और बांग्लादेश का जो रवैया दिखता रहा है, तो क्या भारत ने अब जवाब देने की ठान ली है? ये पहला जवाब है भारत का। देखिए, आधिकारिक तौर पे तो जब फॉरेन ऑफिस की जब ब्रीफिंग हो रही थी, जो अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे, उसमें तो भारत सरकार ने ये कहा है कि चूंकि वहां पर बहुत ये भीड़ भाड़ हो जाती थी बंदरगाहों पे, तो जो भारत के जो निर्यातक हैं उनको दिक्कत होती थी, उनका जो कॉस्ट बढ़ता था, उनको डिले होता था अपने सामान को, अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करने में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जो बांग्लादेश में देश में जो अनरेस्ट चल रहा था, और अभी जब चीन गए थे यूनुस, तो वहां पर मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पे भारत का नाम लेकर कहा था कि भारत चारों तरफ से जो उसके नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, वो लैंडलॉक्ड हैं। और वहां पे जो समंदर का जो एरिया है, उसके जो गार्डियन है वो बांग्लादेश है। तो जाहिर है वो ये धमकी दे रहे थे कि जो आपका जो समुद्र का रास्ता इधर का पड़ता है, उधर हमारी मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। तो भारत ने बिल्कुल प्रतिकार किया और कड़ा जवाब दिया है। और 2020 से जो सुविधा बांग्लादेश की सरकार को मिली हुई थी, वहां के व्यापारियों को जो मिली हुई थी कि भारत के अलग अलग बंदरगाहों पे या परिवहन का कोई भी रास्ता हो, एयरपोर्ट हो या ट्रांसपोर्ट के सहारे अगर कोई भी सामान बांग्लादेश के जो व्यापारी थे वो भेजते थे बाहर के देशों में, उसे 8 अप्रैल से वापस ले लिया गया है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब बांग्लादेश का जो माल है वो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के बंदरगाहों से या लैंड के मान लीजिए कि हाईवेज के रास्ते से नहीं जा पाएंगे। अब वो एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भारत के रास्ते नहीं कर पाएगा। जी, जी। हाँ, यहाँ पर एक राइडर है जिसमें नेपाल और भूटान में अगर बांग्लादेश के व्यापारी अगर भारत में भूमि के रास्ते, यानी कि अगर वो हाईवे से अगर ले जाना चाहें तो वो उन्हें परमिशन रहेगी। लेकिन अगर आप यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका भेजते हैं और मुंबई पोर्ट से भेजते हैं, कलकत्ता पोर्ट से भेजते हैं, तो वो जो ट्रांजिट की जब सुविधा है वो वापस ले ली गई है। और इसकी टाइमिंग बता रही है कि ये कदम भारत का आया है तब जब बांग्लादेश का बड़बोलापन खत्म नहीं हो रहा है और भारत विरोधी जो कदम लगातार बांग्लादेश में उठाए जा रहे हैं, तो ये कदम भारत का बहुत कुछ बता रहा है। धन्यवाद आपका राजेश जी।
और अब लौटते हैं कांग्रेस के विजय संकल्प पर। आज के शो में बात गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन की, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जो हो रहा है, गुजरात जहां चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी को मात देकर दिल्ली पर दबाव बनाने की नीति अपना रही है। तभी तो 64 सालों के बाद गुजरात में कांग्रेस का यह अधिवेशन हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 1961 में भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और फिर 8-9 अप्रैल 2025 में पार्टी गुजरात में जुटी है। बड़े आयोजन में बड़ा मंथन भी चल रहा है, बड़ी तैयारी है और तैयारी है मोदी के गुजरात मॉडल को तोड़ने की। इस पर गौर कीजिएगा, मोदी के गुजरात मॉडल को तोड़ने की तैयारी है और इसके लिए कांग्रेस देश के 2 पूर्व कांग्रेस नेता और महापुरुषों को केंद्र में रखकर चल रही है। स्टेज के पीछे लगे इस मेगा पोस्टर में महात्मा गांधी और सरदार पटेल हैं। ये 2 महापुरुष थे तो कांग्रेसी, लेकिन इन 2 में से एक को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। हाल के सालों में बीजेपी ये साबित करने में थोड़ी बहुत कामयाब भी रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को इग्नोर किया, लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार के 11 सालों के बाद गुजरात का किला फतह करने के लिए कांग्रेस पटेल की ही विरासत को दोबारा हासिल करने की कोशिश में है और इसीलिए मंच पर स्वतंत्रता की लड़ाई के इस आइकॉनिक पिक्चर को प्रमुखता से जगह दी गई है, जिसमें नेहरू और गांधी के साथ पटेल भी नजर आते हैं। गुजरात में जो भी नेता बोलने आए, उनमें से ज्यादातर ने गांधी के साथ साथ पटेल को भी याद किया। सुनिए। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, एक मजबूत राष्ट्र बनाया। The land of Sardar Patel, that the Congress is here, is reviving itself. सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बिल्कुल नए तरीके से गुजरात की लड़ाई लड़ना चाहती है, क्योंकि पार्टी 30 सालों से यहां सत्ता से बाहर है और इसलिए पार्टी गुजरात को तवज्जो दे रही है और अपने बयानों से यह सार्वजनिक भी कर रही है। इसे भी देखिए। एक विशेष प्रस्ताव मैं समझता हूं पहली बार ये हो रहा है किसी भी AICC सेशन में एक राज्य को लेकर कभी हम विशेष प्रस्ताव नहीं लाते हैं। मैं समझता हूं 140 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि हम यहाँ AICC अधिवेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिस राज्य में हम कर रहे हैं उस राज्य से संबंधित मुद्दों को लेकर हम एक विशेष प्रस्ताव ला रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा गुजरात में कांग्रेस क्यों, और इसके लिए AICC ने नूतन गुजरात और नूतन कांग्रेस का नारा दिया है। इसको भी सुनिए। आपको मिल जाएगा इस चीज की जानकारी, कांग्रेस क्यों और क्या एजेंडा होगा इस नए कांग्रेस का। नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस, आपको मिल गया। नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस, नवो गुजरात नवी कांग्रेस। सही है ना गुजराती में ठीक है ना। तो गुजरात में नई कांग्रेस खड़ी करने की कोशिश राहुल गांधी भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने लंबा भाषण दिया, जिसको हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए गुजरात की लड़ाई के लिए राहुल की एक दिन पहले की जो बात आई थी सामने, वो वायरल भी हुई थी। इसमें राहुल गांधी ने ओबीसी वोटर को लेकर के अफसोस जताया है। हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। राहुल गांधी के इस टीस को समझना मुश्किल नहीं है, खासकर जब सामने बिहार का चुनाव है और गुजरात का आंकड़ा भी ओबीसी को लेकर के बहुत कुछ कहता है। ओबीसी यहां पर 40% है, एससी की आबादी 6.74% और एसटी की 14.75% है। सामान्य कैटेगरी की में सिर्फ 2.6% की आबादी है, तो मुस्लिम यहां पर 9.67% है और अन्य 2%। तो गुजरात में ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा है और इसमें अकेले 20% पाटीदार वोटर हैं।
2015 के पाटीदार आंदोलन के बाद से पाटीदार वोटर बीजेपी से छिटका था। तभी 2017 के चुनाव में कांग्रेस को थोड़ी कामयाबी भी मिली थी, लेकिन फिर हार्दिक पटेल जैसे नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए और बीजेपी का गुजरात मॉडल गजब का मजबूत हो गया। अब कांग्रेस बार बार जातीय जनगणना के सहारे ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन विरोधी इसे कांग्रेस का छलावा कह रहे हैं। मायावती ने ट्वीट किया और क्या लिखा, यह भी देखिए। कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद और दलित एवं पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा व अविश्वसनीयता से ग्रस्त। इन वर्गों के आरक्षण व अन्य कल्याणकारी संवैधानिक गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावापूर्ण। ये मायावती का ट्वीट। लेकिन राहुल गांधी बार बार गुजरात आ रहे हैं, अकेले अपने दम पर गुजरात में कांग्रेस की राह खींचना चाहते हैं, लकीर खींचना चाह रहे हैं। शायद अपने ही दम पर राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी के आंख में आंख डालकर कहा था कि हमने आपको अयोध्या में हराया है और हम आपको 2027 में गुजरात में भी हरा कर दिखाएंगे। सुनिए। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और उसी दावे के बाद से राहुल गांधी पिछले एक महीने में दूसरी बार गुजरात पहुंचे। 8 और 9 अप्रैल को हो रहे कांग्रेस का यह अधिवेशन 2027 के गुजरात चुनाव के लिए स्ट्रेटजी का आधार तैयार करेगा। पार्टी इसे गुजरात में संगठन की ताकत बढ़ाने और दिल्ली तक बीजेपी को चुनौती देने के तौर पर देख रही है। तो जाहिर है कि कांग्रेस एक इरादे से उतरी है इस अधिवेशन में और गुजरात फतह करने की 2.5 साल पहले से तैयारी में जुटी है। तो कांग्रेस को भी फिर से एक बार उबारने का इसमें लक्ष्य है। नवीन उपाध्याय साहब, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी से मैं जुड़ूंगा, उनसे समझूंगा कि ये कांग्रेस की संकल्प यात्रा किस रास्ते आगे बढ़ने वाली है। तो कांग्रेस का विजय संकल्प किस रास्ते आगे बढ़ रहा है? नवीन उपाध्याय साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवीन जी, गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन और फिर से कांग्रेस की तलाश, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रास्ते, क्या कांग्रेस का इरादा नजर आ रहा है? देखिए, इरादा तो साफ है। जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि इस बार हम जीत कर दिखाएंगे। 30 साल हो गए और कांग्रेस वहां पर सत्ता में नहीं आ पाए, तो बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि जितने भी ये रेजोल्यूशन जो पास किए गए और राहुल गांधी और डिफरेंट नेताओं ने, चाहे ये मिस्टर खड़गे हो और चाहे शशि थरूर हो और या कन्हैया कुमार और सचिन पायलट ने जितने भी बातें की और जो रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें देयर इज नथिंग न्यू। एवरीबॉडी नोज कि कांग्रेस से ओबीसी वोट में छिटक गया है, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर है, कांग्रेस में ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि व्हाट विल बी आवर नैरेटिव एंड आइडियोलॉजिकल। ये देखिए, कांग्रेस को जरूरत इस चीज की नहीं है कि क्या रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है और 2 दिन उस पर मंथन किया जाए कि इस रेजोल्यूशन को पास करने से क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 4 दिन के बाद अगर इंडिया में किसी आदमी से जाकर पूछेगा तो वो पता नहीं रहेगा कि कांग्रेस का रेजोल्यूशन क्या है और कांग्रेस के वर्करों को भी नहीं पता रहेगा। जरूरत इस बात की है और हमको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के नेता एक एक्शन प्लान लाएंगे। जरूरत इस बात की है कि टाइम बाउंड एक्शन डिफरेंट स्टेट में कांग्रेस को कैसे रिवाइव करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर जो आज कहा जा रहा है कि पार्टी को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा और पार्टी को मजबूत किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो बियॉन्ड वर्बल नरेशन क्या इसका प्रारूप होने वाला है, किस तरह पार्टी को रिवाइव किया जाएगा, किन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, क्या एक्शन प्लान रहेगा, ये मिसिंग है। ये हर बार यही होता है कांग्रेस में कि एक्शन नहीं होता है, बातें काफी लंबी लंबी की जाती है। बार बार ये कहा जाता है कि जो नेता परफॉर्म नहीं कर रहा है दे विल रिटायर, लेकिन एक्शन प्लान की कमी आपको नजर आ रही है। दूसरी बात जो इसमें दूसरा सवाल जो नवीन जी है कि सरदार पटेल कांग्रेस के थे जिसको बीजेपी ने अपना बनाने की कोशिश की, अब फिर से एक बार सरदार पटेल को रिक्लेम करने की यहां पर कोशिश नजर आई। करीब हर नेता ने यहां पर अपने भाषण में उनका नाम लिया और बात की। क्या ये बहुत देर से कांग्रेस को पता चला? देखिए, ये ऑब्वियस है क्योंकि ये अधिवेशन हो रहा है गुजरात, और गुजरात में अगर अधिवेशन हो रहा है
और वहां पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल की चर्चा नहीं की जाएगी तो वो उसका मैसेज ही गलत जाएगा। तो नेचुरली अगर ये अधिवेशन अगर शिमला में होते रहता तो शायद वो इस तरह का एम्फेसिस दिया गया है सरदार पटेल पर नहीं होता। तो ये गुजरात में अगर हो रहा है तो नेचुरल है कि इस तरह का एम्फेसिस दिया जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में हो रहा है यह अधिवेशन सिर्फ गुजरात चुनाव को लक्ष्य करके हो रहा है या कांग्रेस के रिवाइवल का टारगेट भी इसमें नजर आ रहा है? देखिए, गुजरात चुनाव का एक तो मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस का जो लास्ट इलेक्शन का परफॉर्मेंस था वो बहुत डिजास्टर्स था, काफी डिजास्टर्स था। आम आदमी पार्टी ने काफी डेंट किया और कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था जो कि पार्टी को लीड कर सके। आज के लिए भी कांग्रेस के पास देखिए अजय जी सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपका फेस कौन होगा, कौन स्टेट लेवल पर उस पार्टी को एनर्जाइज कर देगा। डेफिनेटली आप जिस तरह का CWC का अधिवेशन किसी राज्य में करते हैं तो वर्कर उससे जुटते हैं, पार्टी का ये होता है, होप आता है पार्टी के अंदर। बट मेरा मानना है कि कांग्रेस नीड्स एन एक्शन प्लान। कांग्रेस को सबसे अधिक जरूरत है क्योंकि देखिए एक्शन से अपना क्या मतलब है जी, जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी तो दैट वाज एक्शन, उस एक्शन का इंपैक्ट पड़ा था। बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं उसमें लग रहा है कि ना प्लान नजर आया इसमें, कोई एक्शन प्लान, ना ही कोई नेता नजर आ रहे हैं गुजरात में जो फिर से पार्टी को खड़ी कर सके, और ना ही सीना नजर आ रही है। तो फिर कैसे ये कारवा आगे बढ़ेगा? लेकिन मंच से बहुत सारी बातें सामने आई है। राहुल गांधी जब भाषण देने आए तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान चुनाव जीतने के मंत्र कम और चुनावी रैली की तरफ भाषण देते ज्यादा नजर आए। पीएम मोदी के खिलाफ भी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला, सुनिए। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल जातीय जनगणना, ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर के वक्फ बिल तक पर बयान दिया। लेकिन राहुल जब अहमदाबाद से वक्फ पर बोले तो दिल्ली से भी इसका जवाब आया, इसे भी सुनिए। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया।
वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। मित्रों, राहुल गांधी का ज्ञान प्राप्त कर रहा था मैं। राहुल गांधी का भाषण इतना ज्ञानवान होता है कि उसके अर्थ और इम्प्लीकेशन को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे याद आया कि उन्होंने संसद में एक बार कहा था कि 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। आज वैसा ही नया सिद्धांत कुछ दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। नवीन जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जो राहुल गांधी जो बातें यहां पर उठाते नजर आए, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, हालांकि बांग्लादेश पर अभी भी हमने एक ब्रेकिंग भी खबर बताई है कि वहां पर अब भारत ने एक्शन का दौर शुरू कर दिया है। ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी को भारत ने वापस ले लिया बांग्लादेश से। तो लगता है कि राहुल जी की बात से पहले ही फैसला हो गया था या बाद में, पता नहीं, लेकिन ये शाम तक खबर आ गई है। लेकिन जो बातें कहते वो नजर आए तमाम मुद्दों को, क्या इन बातों से, इस भाषण से पार्टी खड़ी होगी क्या फिर से? गुजरात जीत पाएंगे क्या फिर से, या अधिवेशन का मतलब कुछ और होता है? देखिए, हमने ये पहले भी कहा है, भाषण का इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। नरेंद्र मोदी देश को रूट कर रहे हैं भाषण देकर, चाहे कितनी भी अव्यवस्था फैली हो। तो भाषण, एक ग्रेट ओरेटर जो रहता है वो पब्लिक को स्वे कर पाता है, डेफिनेटली उसमें बात है। राहुल गांधी उस क्लास के ओरेटर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वो अपने पक्ष जो है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत सारे अहम मुद्दे रहते हैं जिसको पार्टी के नेतृत्व को क्लियर करना रहता है। राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड पर पार्लियामेंट में नहीं कहा था, वो क्या कहना चाह रहे हैं, पब्लिक को उसका इंतजार रहा होगा। तो ये देखिए, इसमें कोई अपेक्षा नहीं, ये कोई गलत नहीं कि अपना पक्ष वो अपने कार्यकर्ताओं, नहीं, लेकिन इसमें मतलब मेरा प्रश्न में थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक कर दूं। शायद मुझे लगता है कि गांधी जी ने ही ये बात कभी कही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि बिना संगठन के समर्थन या समर्थक बेकार हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहां तो चिंता है कि संगठन पहले हो। ये आपकी बात 100% सही है। आप चले जाइए किसी भी राज्य में जहां कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, संगठन नहीं है, लीडर नहीं है। राहुल गांधी अगर बिहार चले जाते हैं, जो बच्चे खुचे कांग्रेसी इनके पीछे लग जाते हैं और वो कांग्रेस ये शो करने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी का बहुत बड़ा जनाधार है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस में देखिए 2 प्रॉब्लम है। कांग्रेस में हमेशा एक चीज रहा है, डिसिडेंस, जहां पार्टी कमजोर भी है वो भी एक दूसरे का पैर खींचते हैं, पहला चीज ये है। दूसरा कि संगठन कंप्लीटली सेटल्ड है जो नॉर्थ के राज्य हैं। और तीसरी चीज जो विडंबना है कि आज के दिन भी, कल भी हम देख रहे थे कि एक सेक्शन कांग्रेस का, जो कि प्रियंका गांधी कल नहीं थी और प्रियंका गांधी इंडिया से बाहर थी, फिर भी वो नारा लगा रहा है और कह रहा है कि प्रियंका गांधी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। कांग्रेस में इस बात की चर्चा नहीं होती है कि जो कांग्रेस के जो पावरफुल लीडर है, यंग लीडर है, सचिन पायलट है, चाहे पटवारी है मध्य प्रदेश में, और कई लीडर है, उनको एक बड़ा रोल दिया जाए और उनको सामने लाया जाए और पार्टी में एनर्जी लाया जाए, संगठन को ग्रास
लेवल से खड़ा किया जाए, जी। पार्टी के कुछ स्टेट को आइडेंटिफाई किया जाए, जी। ये सब चर्चाएं आप करते रहते हैं, लेकिन एक्शन प्लान ऑलवेज मिसिंग है। और जी। कांग्रेस जब तक इस चीज को नहीं रियलाइज करेगी कि बात करने का समय नहीं है, समय है, तब तक पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता। साफ तौर पे जो आप कह रहे हैं, और वो भी तब जबकि आपके सामने एक ऐसी पार्टी खड़ी है जिससे आपको टकरा रहे हैं और उसको हराना है, जो कि जिसके संगठन की हालत ये है कि पन्ना प्रमुख तक तय रहते हैं और उसके पीछे फिर आरएसएस का भी कुनबा मौजूद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है क्रक्स वो बता दिया, साफ कर दिया नवीन जी की जो उम्मीदें संकल्प यात्रा में थी क्या वो पूरी हुई हैं, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन पिछली बार जब राहुल गांधी गुजरात आए थे तो भी उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था जिसमें वो खुद अपनी ही पार्टियों में बीजेपी की घुसपैठ का जिक्र किया था। तब राहुल ने कहा था कि पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। आज राहुल के इसी बयान से मिलता जुलता भाषण यूपी कांग्रेस के एक नेता ने दिया जिसमें उन्होंने अपने ही कुछ नेताओं पर सवाल उठाए, लेकिन फिर भी उनके भाषण पर खूब तालियां बजी। सुनिए। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। और आखिर में शायर इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण का एक हिस्सा जरूर सुनिए जिसमें उन्होंने अपने ही अंदाज में गोडसे के जमाने और गांधी की बात कर बीजेपी पर तंज किया। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल इस वक्त यह है कि सिर्फ बात से बात नहीं बनेगी। अगर बात को आगे बढ़ानी है और बात बनानी है तो उसके लिए बात से आगे एक्शन लेकर सामने आना होगा, जो अभी भी इस विजय संकल्प में कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कैसे आगे बढ़ता है कांग्रेस का कारवां। लेकिन कुछ ही पलों में हम ये बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप असल में खुद तो नहीं अपने टैरिफ के जाल में फंस जाएंगे और डंप हो जाएंगे। क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, बताएंगे कुछ ही पलों में।